वाच्य परिवर्तन पढ़े थे, और क्या पढ़ा था, विराम चिन्ह पढ़े थे। कुछ भी ऐसा है जो समझ में आया? विराम चिन्ह कितने हो गए? कितने थे विराम चिन्ह? 18 प्रकार के विराम चिन्ह थे। उनमें से कोई कंफ्यूजन है किसी में? आई थी कल आए थे ना, तो आए 18 प्रकार के जो विराम चिन्ह है, ये कहाँ पे प्रयुक्त होते हैं? किसी भी वाक्य में, वाक्य में भी हो सकते हैं, जहाँ भी अलग अलग हम देख सकते हैं उन्हें। प्रयोग क्या होता है विराम चिन्हों का? विराम चिन्हों का प्रयोग करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो वाक्य है उसके लास्ट में खत्म करने के लिए या शुरुआत करने के लिए, ऐसा कि जो उसमें एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने के लिए या अपनी बात को खत्म करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मली हम क्या कहते थे कि विराम चिन्ह क्या है? विराम लगा दो। क्या कहते थे? केवल विराम लगा दो। तो ये तो कह दिया गया विराम लगा दो, लेकिन इस विराम कहने में भी क्या है? 18 प्रकार के विराम है, चिन्ह अलग अलग है। हर बात को कहने का, हर बात को खत्म करने का तरीका अलग है। कुछ बातें ऐसी होती है हमने कहा और उसके बाद दूसरी बात तुरंत कहनी भी है, संयुक्त वाक्य जैसे हम कह सकते हैं। तो जब दूसरी बात आप कहते हैं तो दूसरे तरीके का विराम चिन्ह आएंगे, जब हमारी बात खत्म हो जाती है तो पूर्ण विराम आएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमको पता रहता है कि 18 प्रकार के विराम चिन्ह कहाँ पर कौन सा प्रयोग हुआ है। मतलब थोड़ा सा पिछला क्या करते हैं, थोड़ा सा दोहरा लेते हैं, जो कल वाला बोलना पड़ा था उससे पीछे में जाएंगे। ये कौन सा विराम चिन्ह है? लोक सूचक। हाँ, लोक सूचक। कहाँ प्रयुक्त होता है? जब रिक्त स्थान में या फिर जब किसी वाक्य में किसी पद का या शब्द का लोप दिखाया जाता है। यहाँ पे क्या है? लोप है, और आपको क्या करना है? इसे पूरा करना है। जैसे रिक्त स्थान में हम क्या करते हैं? पूरा करते हैं कोई विषय सूचक के। तो ये क्या होता है? लोक सूचक। ये क्या होता है? इसे क्या कहते हैं? ये तो लोक सूचक है, केवल बिंदियां रखी हैं और केवल लाइन में भेज देता है, तो इसे क्या कहते हैं? निर्देशक। रेखांकन, अंडरलाइन। निर्देशक होता है ये, और निर्देशक के जैसे ये कौन होता है? वो क्या होता है? योजक। योजक कहाँ लगता है? दो शब्दों का एक शब्द युग्म बनाना होता है, एक पेयर बनाना होता है, वहां पे हम क्या लगाते हैं? योजक। ब्रैकेट मैंने लगा दिया है। जैसे हम कह देते हैं दिन रात, है ना? तो दिन रात क्या है? दोनों शब्द अलग अलग है ना, दिन का नाम है, रात, दोनों शब्द अलग अलग है। अलग अलग करने के लिए हम क्या लगा देते हैं? बीच में योजक लगा देते हैं। निर्देशक क्या लगता है? जो हम कोई बात कहते हैं और उसके बाद अपनी बात शुरू करते हैं, वो होता है आपका निर्देशक। जैसे संज्ञा की परिभाषा दी या किसी के बारे में बताना है तो पहले हमने हेडिंग लिख दिया, उसके बाद उसके बारे में पूरा वर्णन करने लगे। ये क्या होता है? ये क्या होता है? विवरण चिन्ह कहाँ लगता है? संक्षिप्त में, यानी जो भी बात हम कहना चाह रहे हैं उसके सार के रूप में जो हम कुछ बात पहले रख देते हैं। जैसे मैंने बताया था एग्जाम्पल, एक अपने दिमाग में पहले से कुछ करो तो याद आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हमने दिया था कि लेटर या एप्लीकेशन लिख के देते तो उससे पहले हम उसके विषय लिख देते हैं, किस विषय में हम अपना प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। तो वहां पे हम क्या लिखते हैं? पहले संदर्भ, किस संदर्भ में दिया जा रहा है, उसके बाद हम उसकी केवल एक या दो लाइन में अपनी पूरी प्रार्थना पत्र की एप्लीकेशन की साथ लिख देते हैं। वहां लगता है हमारा विवरण चिन्ह। ये क्या होता है? उद्धरण। कहाँ लगता है? हाँ, किसी भी विशेष चीज को दिखाने के लिए या परिभाषा या किसी भी राइटर का जैसे हाईलाइट करने की बात होती है, वो
कहाँ होता है? उद्धरण चिन्ह में लगता है, इनवर्टेड कॉमा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये कॉमा कॉमेंट क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं? अल्पविराम। अल्पविराम। किसी के ऊपर बिंदी लगा दी तो क्या होगा ये? अर्धविराम। क्या अंतर है दोनों में? अल्पविराम में और अर्धविराम में क्या अंतर है? अल्पविराम में ज्यादा रुकना पड़ता है कम समय के लिए, और अर्धविराम में ज्यादा देर के लिए। पूर्ण विराम से कितनी देर के लिए? एक बार से पूरा रुक जाता है। एक बार हमारी खत्म हुई, दूसरी बार शुरू हुई, तब हम लगाते हैं पूर्ण विराम। अल्पविराम को लगाते हैं अल्प समय के लिए रुकते हैं। साथ ही क्या होता है, एक वाक्य में अलग अलग बातें अगर हो रही है, शब्द अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग करने के लिए, उनका विभाजन करने के लिए क्या करते हैं, अल्पविराम। ये कहाँ पे ज्यादातर देखा जाता है? ये देखा जाता है आपका कविताओं में। एक लाइन लिखी, उसके क्या करना है, अल्पविराम लगा के अर्धविराम लगाया, उसके बाद फिर दूसरी लाइन लिखी, यानी तुकबंदी को जोड़े रखने के लिए। छंद योजना होती है ना कविता में। कविता में गद्य में और पद्य में क्या अंतर होता है? पढ़ा तो सबने होगा। क्या अंतर होता है दोनों में? गद्य कैसा होता है और पद्य कैसा होता है? हाँ, पद्य में कविताएं होती हैं। गद्य की रचना ज्यादा सरल होती है पद्य की? गद्य की। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि गद्य क्या है, कवियों की कसौटी। यानी यदि किसी कवि की रचना गद्य है, इसका मतलब वो गद्य में रचनाएं कर रहा है, इसका मतलब वो कवि कैसा उत्कृष्ट है। पद्य में रचनाएं करना अपेक्षाकृत सरल होता है। क्यों? क्योंकि हम तुकबंदी के आधार पर कुछ ना कुछ जोड़ देते हैं उसके साथ। लेकिन गद्य में ऐसा नहीं होता है। गद्य में क्या होता है, गद्य जनरल सब पढ़ सकते हैं, लेकिन तुकबंदी के साथ यदि पद्य पढ़ने के लिए कहा जाएगा तो बहुत ही कम लोग निकल के आते हैं, जिन्हें छंद का ज्ञान हो, अलंकार का ज्ञान हो। अलंकार आपके गद्य में भी देखे आते हैं, लेकिन यहाँ पे गद्य में छंद की योजना कोई नहीं होती। छंद पता है क्या होते हैं? छंद छंद वो नहीं होते जो ढोलक वोलक बजाए जाते हैं। हिंदी में छंद क्या होते हैं? तो फिर जो गाए जाते हैं छंद में फिर क्या? वो चीज अलग है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो उसके अंतर्गत छंद योजना क्या होती है। होते वो भी तुकबंदी के आधार पे, जहाँ पे खत्म हो रहे हैं वहीं पे उसी चीज को उठा के दूसरी शुरुआत कर देते हैं। लेकिन हिंदी व्याकरण की अगर हम बात करें तो छंद योजना क्या है? ये चीजें देखे होंगे ना बने हो, देखें क्या मतलब होता है इसका? मात्राएं होती हैं। इसका क्या मतलब होता है? अगर सिंगल एक लगा हुआ है तो इसका क्या मतलब है? लघु। लघु ये कैसी मात्रा है? लघु। और ये लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये है गुरु, मतलब दो मात्राएं। फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया आ, इसमें कितनी मात्राएं लगी हुई हैं? दीर्घ है ना ये स्वर, और दीर्घ स्वर होगा तो कितनी मात्राएं होंगी? दो। और केवल सिंगल आ है तो एक मात्रा। और यही होती है छंद योजना। यानी इनके आधार पर हम गणना कर लेते हैं कि कौन से छंद में कितनी मात्राएं पाई जाती हैं। फिक्स है ये। और क्या पढ़ा था हम लोगों ने? इसी में विराम चिन्ह कौन सा था? ये क्या होता है? कोष्ठक। कहाँ लगाया जाता है? वाक्यों के बीच में भी लग सकता है, या फिर अपनी बात कुछ ऐसी हो जो जिसे हम कह सकते हैं कोडिंग करनी है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। कोष्ठक के अलावा कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने? विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक था ना, कहाँ लगाया जाता है? खुशी दुखी व्यक्त करना। हाँ, किसी के प्रति हर्ष, दुख, शोक, करुणा, ये सब चीजें व्यक्त करने के लिए हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये प्रश्नवाचक। जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पुट करते हैं, जिज्ञासा क्या ये ऐसा हुआ, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और कुछ मैम बात थोड़ा समझा दीजिए। है? बात मतलब कर्मवाचक और कृतवाचक क्या होते हैं? अच्छा,
वाच्य होते क्या है ये पता है? वाच्य मतलब वाक्य, तत्सम तत्सम तो पता है ना? जी मैम। है ना? ये क्या है? ये तत्सम शब्द है, संस्कृत में बोला जाता है वाच्य, लेकिन उसी चीज को हिंदी में अगर हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? वाक्य। लेकिन हिंदी में भी आप क्या पढ़ोगे? इसका वाच्य ही शब्द पढ़ोगे, मतलब एक ही है दोनों का, वाच्य या वाक्य एक ही मतलब है। अब वाच्य परिवर्तन होता क्या है कि जहां पर हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए इंग्लिश में आप लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े हैं, एक्टिव पैसिव, ये सब चीजें क्या आती है? वाच्य परिवर्तन में आती है। वहां पे हम क्या करते हैं? बहुत सारे टेंसेस के आधार पर उनका विभाजन बहुत सारा हो जाता है। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट का पढ़ा तो हमने प्रेजेंट के भी 4 टाइप्स पढ़ लिए कि एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। पास्ट पढ़ा तो पास्ट के भी 4 टाइप पढ़ लिए, फ्यूचर पढ़ा तो फ्यूचर के भी टाइप पढ़ लिए। लेकिन यहाँ पे बेसिकली जो होते हैं वो आपके होते हैं 3 टाइप के, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। नाम से ही पता चला है जो नाम जिसे दिया गया है उसी की प्रधानता रहती है। अगर कर्तावाच्य है तो वहाँ पे कर्ता की ही प्रधानता रहेगी, अगर कर्मवाच्य है तो वहाँ पे कर्म की प्रधानता रहेगी, और भाववाच्य में भाव की प्रधानता रहती है। कर्ता की बात करते हैं पहले, कर्तावाच्य क्या होता है? कर्ता प्रधान होता है, सबसे पहली विशेषता तो यही है इसकी, ठीक है। दूसरी विशेषता क्या है इसकी? साधारण वाक्य, साधारण वाक्य में पाया जाता है। साधारण वाक्य कैसा? जैसे जिसमें कर्ता भी हो, कर्म भी हो और क्रिया भी हो। कर्ता भी हो, कर्म भी हो और क्रिया भी हो। क्रिया कैसी भी हो सकती है? आपकी वर्तमान कालिक भी हो सकती है, भूतकालिक भी हो सकती है और भविष्य भी हो सकती है। यानी कि राम घर जाता है, ये भी कर्तावाच्य है। राम घर गया था, ये भी कर्तावाच्य है। और राम घर जाएगा, ये भी कर्तावाच्य है। सिंपल सा है, साधारण वाक्य हो, किसी भी काल का हो, लेकिन इन तीनों चीजों का होना वहां पे जरूरी होता है। तीसरी बात क्या होती है इसकी? तीसरी विशेषता कि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए आपका कर्ता पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का है तो क्रिया भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग की ही लगेगी। राम के साथ क्या लगेगा? जाता है, ना कि जाती है। यदि राधा या रमा लगता तो होता जाती है। अगर यहाँ पे कर्ता होता आपका बहुवचन का, हमने कह दिया महिलाएं, महिलाएं क्या है? बहुवचन का है। तो बहुवचन की कर्ता लगेगा तो प्रयोग भी, क्रिया भी कैसी लगेगी? बहुवचन की। महिलाएं जा रही हैं, ना कि महिलाएं जा रही हैं। तो जैसा हमारा कर्ता होता है उसी के अनुसार हमारी क्रिया का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कर्ता प्रधान है। जिस परिवार में, ये मान के चलो कि जिस परिवार में जो प्रधान होता है, सारे जितने परिवार के सदस्य क्या होते हैं उसी का अनुकरण करते हैं ना। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई और दूसरा कहीं और जा रहा है, तीसरा कहीं और जा रहा है, ऐसा नहीं है। कि जिस परिवार में जो प्रधान होता है सभी चीजें उसी का अनुकरण करना शुरू कर देती है। कर्ता प्रधान है तो क्रिया भी उसी के अनुसार लगेगी। ये तो बात हो गई कर्ता। इसमें कुछ पूछना है? कर्तावाच्य में एग्जाम्पल जैसे राम घर जाता है, राम घर जाएगा, कर्ता है, कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग हुआ है। कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्म प्रधान होता है, नाम से पता चला है। जैसा नाम है जिस पर प्रधान होगा वो वहीं पे प्रधान हो जाएगा। कर्म प्रधान होगा, दूसरी चीज क्या रहेगी? साधारण वाक्य ना होके यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे आप पैसिव वॉइस बनाते हो इंग्लिश में, राम के द्वारा घर जाया जाता है। ठीक है, ये क्या हमारा राम क्या हो गया? कर्ता, और ये क्या हो गई? क्रिया। लेकिन प्रधान यहाँ पे क्या है? कर्म। कर्म क्या है? घर, घर को जाया जाता है, विद्यालय को जाया जाता है। तो जहाँ पे प्रधान क्या है? कर्म होता है, वो क्या होता है? हमारा कर्मवाच्य होता है। और साथ ही में क्या होता है? यहाँ पे क्रिया कर्ता कैसा लगता है? तृतीया विभक्ति में।
तृतीय विभक्ति की पहचान होती है के द्वारा या फिर से। हमने क्या दिया यहाँ पे, तुमसे या तुम्हारे द्वारा खाना बनवाया जाता है। और यहाँ पे क्या कहा था, कर्तावाच्य में इसको बनाया, तुमने या तुमने खाना बनाया। बात तो एक ही है ना, कहने का तरीका अलग हो गया बस केवल। यहाँ पे क्या हो रहा है, तुमसे खाना बनवाया जाता है। यहाँ प्रधान क्या है, खाना। क्या बनवाया जा रहा है, खाना बनवाया जा रहा है। तो कर्म जहाँ पे प्रधान होता है वहां पे हमारा क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। और हमारे जो कर्ता होता है वो किसमें लगने लगता है, तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति में। और कर्म के अनुसार ही हमारी क्या चलती है, क्रिया चलती है। जो प्रधान होगा उसी के अनुसार क्रिया चलेगी। कर्तावाच्य में क्या था, कर्ता प्रधान था, क्रिया उसके अनुसार लगी। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान है तो क्रिया उसके अनुसार लगी। तीसरा होता है आपका भाव, भाव प्रधान। भाव प्रधान में क्या होता है, क्या होता है भाव, भाव प्रधान दो चीजें होती हैं, एक होता है नाम और एक होता है भाव। नाम को हम कह सकते हैं कर्ता या फिर सुबंध पद। भाव को हम कह सकते हैं क्रिया। हाँ, ये कह सकते हैं इसे तिगंत पद, तिगंत पद। भाव का अर्थ होता है क्रिया या फिर तिगंत पद। अब तिगंत पद कौन सकते हैं, क्या होते हैं तिगंत पद, पढ़ते पढ़ते पढ़े, सुने हैं, पढ़े हैं, वही सब क्या होते हैं, तिगंत पद होते हैं। और रामा रामो रामा पढ़े, नाम सुना है ना उनका, शब्द रूप जिसे हम कहते हैं वो क्या होते हैं, सुबंध पद। इसलिए नहीं क्या कहते हैं, कर्ता। जितने भी आपके शब्द रूप होंगे वो सब कैसे होंगे, सुबंध में होंगे। और जितने भी आपके क्रियापद होंगे, पढ़ती पढ़ता पढ़ती क्रिया होती है, वो आपके क्या होंगे, भाव पद होंगे। और यहाँ पे क्या होती है, भाववाच्य में यही चीज है कि भाव की प्रधानता होती है, यानी क्रिया प्रधान रहती है। कर्ता हमेशा कैसे चलता है, थर्ड फॉर्म में। जैसे आपका किसी चल रहा था, कर्म में, कर्मवाच्य में जैसा कर्ता चल रहा था, सेम वैसे ही भाववाच्य में कर्ता चलेगा। कर्म का होना आवश्यक नहीं है, यानी हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। क्रिया कैसे चलती है, हमेशा थर्ड फॉर्म में। कैसे, जैसे मान लीजिए हमने क्या दिया, सिंपल से एक वाक्य ले लेते हैं, तीनों को ऐसे बना लेते हैं जिसमें तीनों वाक्य रह जाए। सा हंसती, कैसा होगा ये, क्या अर्थ क्या हुआ इसका, वह हंसता है। है, ठीक है। ये कैसा वाक्य हुआ आपका, कर्तावाच्य हुआ नहीं। कर्ता आपका किसमें है, प्रथमा विभक्ति में और प्रधान है। हम अगर मान लीजिए वह ना लिखते और कहते केवल हंसता है, तो वाक्य पूरा होता नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं हंसता कौन। वह लिखा, इसका मतलब हमारा वाक्य पूरा हुआ, और वह प्रधान होने के कारण ये क्या हो गया, हमारा कर्तावाच्य। अब इसी को हमने क्या कर दिया, तेन, सा का होता है तेन, तेन मंद स्वरम
हस्यते। हिंदी क्या होगी इसकी? उसके द्वारा मंद स्वर मन स्वर नहीं रहते। मंद स्वर ही रहेगा। हंसा जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, कर्ता आपका किसमें आ गया, थर्ड फॉर्म में, और क्रिया किसका अनुसरण कर रही है, आपकी कर्म का। हंसा जा रहा है, लेकिन कैसे हंसा जा रहा है, मंद स्वर को, मंद स्वर के साथ। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी आपका क्या हो गई, क्रिया कर्म का अनुसरण कर रही है। ये हो गया आपका कर्मवाच्य। अब हमने यहाँ पे सिंपल सा एक भाववाच्य कर दिया, ते हंसे। अब यहाँ पे ना तो कर्म है, लेकिन कर्ता कैसा है, थर्ड फॉर्म का ही है। तेन हंसते, उसके द्वारा हंसा जाता है, ये क्या हो गया आपका भाववाच्य। इन दोनों में फर्क क्या है, कर्मवाच्य में और भाववाच्य में? दोनों में अंतर है कोई नहीं? कर्मवाच्य में कर्म जरूर होगा, भाववाच्य में कर्म हो या ना हो ऐसा अनिवार्य नहीं है। दूसरी चीज क्या होती है कि कर्मवाच्य में क्या होता है आपका, जो भी क्रिया लगती है वो किस पे लगती है, थर्ड फॉर्म में। हस्यते, पठ्यते, गम्यते, जाया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है आपका, जो आपका भाववाच्य होता है क्रिया ऐसी लगती है, लेकिन यहाँ पे कर्म का होना सिर्फ ये इतना अंतर होता है, कर्म का होना अनिवार्य नहीं है। और ज्यादातर यही देखा जाता है कि कर्म होता ही नहीं है। कर्मवाच्य में और भाववाच्य में सिर्फ यही अंतर है, कर्मवाच्य में कर्म जरूर होगा, अगर नहीं होगा तो कर्मवाच्य किस काम का भाई। अगर प्रधान में जो चीज प्रधान हम मान रहे हैं वो ही नहीं है हमारे वाक्य में, तो होगा क्या, वो माना ही नहीं जाएगा। तो कर्म का होना आवश्यक है, जबकि भाववाच्य में आपका कर्म का होना आवश्यक नहीं है। उसके द्वारा हंसा जाता है, सिंपल सी कह दी हमने बात। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्मवाच्य को उसके द्वारा बात को सुनकर हंसा जाता है। आ रहा है समझ में? नहीं और क्या पढ़ना है हम लोग को आज? और कुछ पढ़ना है नहीं? शुरुआत से जितना भी पढ़ा है सब समझ में आ रहा है? घोष क्या होते हैं, सॉरी व्यंजन क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, संधियां, घोष अघोष व्यंजन कौन से होते हैं, अल्पप्राण महाप्राण कौन से होते हैं, कौन से होते हैं अघोष? अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? अघोष पहला दूसरा तीसरा, सिर्फ पहला और दूसरा, तीसरा चौथा और पांचवा सघोष या घोष। अल्पप्राण पहला तीसरा पांचवा। पहला तीसरा पांचवा, और महाप्राण दूसरा अल्पप्राण को अल्पप्राणी, और इसके अलावा हमें होते हैं कुछ नहीं होते हैं, अंतस्थ और उच्च व्यंजन भी तो आते हैं इसमें। अंतस्थ किस में आते हैं? अल्पप्राण में कौन से आते हैं, अंतस्थ आते हैं या उच्च व्यंजन आते हैं? अल्पप्राण में अंतस्थ आते हैं और महाप्राण में उच्च व्यंजन आते हैं, जिसमें प्राण वायु ज्यादा बाहर निकलती है। उच्च व्यंजन में भी यही होता है कि जहाँ पे ऊष्मा बाहर निकलती है ज्यादा मात्रा में हमारे मुख से बोलने पर, वहाँ पे क्या होता है, उच्च व्यंजन होता है, और उच्च व्यंजन हमारे महाप्राण में आते हैं। इसी तरीके से अघोष, अघोष में क्या आता है, जहाँ पे पहला और दूसरा व्यंजन आ रहा है वहाँ पे क्या आ रहा है आपका ऊष्म व्यंजन साथ में, हाँ। और सघोष या घोष में क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन,
अंतस्थ व्यंजन के साथ वहां पे हा भी आता है, ऊष्म का भाव। ऊष्म का हा भी आता है। संधि, संधि में कुछ पूछना है? संधि में कुछ पूछना है? नहीं नहीं। संधि के बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने? समास। समास कितने प्रकार के थे? कितने पढ़े थे? तो चार है उस तक। पहला कौन सा था? अव्यय भाव। अव्यय भाव में अव्यय प्रधान होता है, पूर्व पद ही प्रधान होता है। सबसे मेन चीज रहती है कि जिसमें जो चीज पूछी जा रही है, आपका पहला पद और दूसरा पद, दो पदों का होना जरूरी होता है प्रत्येक समास में। इसी तरीके से संधि में भी क्या होता है कि दो वर्णों का होना जरूरी होता है, दो वर्णों का होना जरूरी होता है। समास में क्या होता है? अगर मान लीजिए दोनों पदों को हमने मिला के बना दिया तो क्या होगा? समासिक पद। और दो पदों को मिला के बनाया, दो पदों को अलग किया, सॉरी, तो क्या होगा? वो विग्रह। संधि में क्या होता है? विग्रह होता है या विच्छेद बोलते हैं? विच्छेद। जहाँ पे हम किसी भी भाषा की छोटी इकाई अलग करते हैं वो क्या कहलाती है? हमारी विच्छेद। और जब पद को अलग करते हैं तो क्या कहलाता है? विग्रह। द्वंद्व समास के कितने भेद पढ़े थे? हाँ, द्वंद्व समास के कहाँ पढ़े हैं? तीन थे। कौन कौन से? एक शब्द ले लेते हैं, दही घृत। कौन सा समास का उदाहरण है? दही घृत। घृत मीन्स क्या होता है? घी। कौन सा समास का उदाहरण है? कौन सा समास का उदाहरण है? समाज क्यों? पढ़ा देंगे। दही और घृत कौन से समास का है? दही और घर तो और के बीच में तो हाँ, द्वंद्व द्वंद्व होगा। द्वंद्व का भी कौन सा भेद है? समाहार। समाहार। पक्का? दूसरे नंबर क्या होता है? अगर दूसरे नंबर पे इतरेतर लिखा होगा तो फिर दूसरा तीसरा क्या होता है? समाहार द्वंद्व। क्योंकि ये दोनों ही चीजें क्या हो रही है? किसी एक ही ग्रुप की है, वहां पे समूह का बोध होता है। वही दही भी किससे बन रहा है? दूध से बन रहा है। और घृत भी किससे बन रहा है? दूध से बन रहा है। तो दोनों एक ही परिवार या एक ही समूह के, तो इसलिए वहां पे क्या होगा? समाहार द्वंद्व। हमने कह दिया माता पिता या भाई बहन, ये कौन सा समास का उदाहरण है? एक शेष। एक शेष क्या है? जिन लोगों ने समास पढ़े हैं, माता पिता, द्वंद्व समास में ही किस विग्रह का उदाहरण है? एक शेष का तो नहीं है। इतरेतर। थर्ड कौन सा पढ़ा है ये वाला? मतलब द्वंद्व समास का जो समाहार है एक फर्स्ट एंड एक शेष है सेकंड, हाँ। और जो थर्ड है द्वितीय इतरेतर। इतरेतर है। हाँ, ये है ना इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण है जहाँ पे दोनों ही पद क्या होते हैं? अपनी अपनी प्रधानता रखते हैं। माता पिता, दिन रात, राजा रानी, भाई बहन, ये क्या है? दोनों ही पद जहाँ पे अपने अपने प्रधान रखते हैं और दोनों ही पद प्रधान होते हैं, वहां पे क्या होता है? इतरेतर द्वंद्व। फिर आप बात आती है आपकी, ये आपका है एक शेष द्वंद्व का। पितरौ, वहां पे क्या है? माता भी आ गई इसमें और पिता भी आ गए, यानी कि दोनों ही पद मिलके क्या करते हैं? एक ही का संक्षिप्त रूप ले लेते हैं।
तत्पुरुष समास के कितने भेद पढ़े थे? पहला तो हो गया अव्यय भाव, द्वंद्व भी पढ़ लिया। द्वंद्व के बाद कौन सा था? तत्पुरुष। जो 2 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष 2 प्रकार के हैं। कौन कौन? नहीं, तत्पुरुष तो ऐसे तो विभक्ति के आधार पे तो 7 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के। 6 प्रथमा विभक्ति का नहीं होता है। 6 प्रकार के। द्वितीय से लेके सप्तमी तक। पहला जो आपका कर्ता कारक होता है उसका कोई भी तत्पुरुष नहीं बनता है, उसे छोड़ के यानी द्वितीय से स्टार्ट होता है और सप्तमी तक बनता है। कर्ता वाले जब तक आपको चार्ट नहीं याद होगा, कर्ता ने कर्म को, तब तक आप तत्पुरुष समास को नहीं पहचान पाओगे कि क्या है। ना तो विच्छेद कर पाओगे, विच्छेद के अलावा इसकी पहचान नहीं कर पाओगे। फिर क्या आपका तत्पुरुष समास के बाद? तत्पुरुष समास के कुछ और भेद भी थे। कौन से? क्या लिखा है? दोनों शब्द अब्राह्मण और अनुपस्थित, दोनों में कौन सा समास है? ना, वो जो ना से शुरू होता है। नंद क्या है? न नहीं होता है। नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष। जैसे ना लाया। चाचा हुआ, सब हुआ बोलते हैं, है ना? नए तत्पुरुष। अंतर क्या है दोनों में? क्या मालूम है? अंतर क्या है दोनों में? जहाँ पे क्या होता है नए तत्पुरुष यानी यहाँ पे निषेध की बात कही जाती है, नाम की बात कही जाती है। वहाँ पे क्या होता है आपका नए तत्पुरुष होता है, साथ में क्या भेद है इसका? आ लगता है या फिर अन लगता है। आ कहाँ पे लगता है? जहाँ पे इसके बाद आने वाले पद में व्यंजन होता है, जैसे आ प्लस ब्राह्मण, तो यहाँ पे व्यंजन है बा। अनुपस्थित में क्या है? यदि हम इसका विच्छेद करेंगे अन प्लस उपस्थित, क्योंकि बाद में आने वाला जो पद है वो क्या है? स्वर है, वर्ण स्वर है, और स्वर होने के कारण यहाँ पे आ की जगह पे क्या लग गया? अन लग गया। अगर आपसे कहा जाता है ज्ञान, ज्ञान से नए तत्पुरुष समास बनाओ, क्या शब्द होगा? अज्ञान होगा। मैम तो जैसे लायक एक वर्ड है, और अगर हम नालायक कहेंगे तो क्या वो इसमें नहीं आए? आएगा, नालायक भी आएगा इसमें, गैर लेकिन वहां पे ना लग गया ना। हाँ, तो ये जरूरी थोड़ी ना है कि इसमें आ और अन ही आते हैं। आ और अन ही आते हैं, तो नालायक ना भी आएगा, लेकिन ना आपके कहाँ पर आएगा? जब आएगा कि अगर आप हिंदी के कुछ शब्द देखते हो, वो व्यक्ति इस चीज के लायक नहीं है, वो चीज हिंदी के जो शब्द देखोगे वहां पे तो ना भी प्रयुक्त होता है, लेकिन आप संस्कृत के अगर पढ़ने में देखते हो तो आ और अन, तो वही ना की स्थिति में तो आ रहा है। हिंदी में क्या होता है? इसके साथ ही ना भी जुड़ जाता है। हिंदी में यदि हम शब्द देखते हैं तो ना भी जुड़ा हुआ देखते हैं, और संस्कृत के यदि शब्द देखते हैं तो हम केवल आ और अन के संयुक्त ही देखते हैं। और अगर हम हाजिर का गैर हाजिर करें तो वो भी नहीं होगा। वो उर्दू का शब्द है, हाजिर शब्द ही उर्दू का है, तो ये इसमें नहीं आए। गैर हाजिर और अनुपस्थित बात तो एक ही है। अनुपस्थित हमारा हिंदी का शब्द हो गया। भाई समास कोई आपने अगर आपने देखा होगा तो उर्दू भाषा में कहीं समास देखें? उर्दू भाषा में समास देखे भी नहीं होंगे शायद, पता नहीं, होंगे भी तो पता नहीं। लेकिन समास हम जब हिंदी व्याकरण के पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो आपके कुछ भी शब्द ऐसे नहीं होंगे जो आपके उर्दू या किसी दूसरी भाषा से लिए गए, या तो संस्कृत के होंगे या प्रॉपर हिंदी के ही होंगे। ब्राह्मण शब्द जो है वो आपका हिंदी या संस्कृत का ही है। अनुपस्थित या गैर हाजिर बात एक ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हम उपस्थित के साथ ही हम समास कर रहे हैं, हाजिर के साथ नहीं कर रहे हैं। और कौन सा समास पढ़ा था? नए तत्पुरुष था, अलुक तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष। क्या होता है अलुक तत्पुरुष में? इसमें आलोक में, इसमें विभक्ति का लोप नहीं होता। विभक्ति का लोप नहीं होता है, नाम से ही पता चला है। जहाँ पर विभक्ति का लोप निषेध है। लुक में लोप, और
आ मीन्स नहीं, जहाँ पे विभक्ति का लोप निषेध होता है वहां पे क्या होता है? अलग तत्पुरुष। एग्जाम्पल क्या होता है? खेचर खेचर। क्या होता है खेचर? आकाश में विचरण करने वाला। आकाश में विचरण करने वाला। एक शब्द और ले लीजिए, इससे कुछ क्या होते हैं? अंतेवासी। दोनों पद अलग करते हैं। वासी का मतलब क्या होता है? रहने वाला। और अंते कहते हैं वन। वन में रहने वाला। अंतेवासी। तो यहाँ पे क्या है आपका? चूंकि यहाँ पे क्या है? विभक्ति का लोप नहीं हुआ है। अंते। अंत मीन्स है वन। और अंते क्या हो गया आपका? सप्तमी तत्पुरुष बनने के बाद क्या हो गया? अंते। विभक्ति का लोप ना होने के कारण यहाँ पे क्या हो गया आपका? अलुक तत्पुरुष। जहाँ पे दोनों ही पद में से किसी भी पद में क्या होता है? विभक्ति का लोप नहीं देखा जाता है, वहां पे होता है आपका अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष के बाद कौन सा था? उपपद। उपपद तत्पुरुष में क्या होता है? बाद वाला पद किसी न किसी क्रिया को बताता है। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया धर्मज्ञ। क्या मतलब हुआ इसका? धर्म का आचरण नहीं, धर्म को जानने वाला। ज्ञान मीन्स होता है जानना, ज्ञानी जिससे बना है। ज्ञान मीन्स जानना, तो धर्मज्ञ मीन्स धर्म को जानने वाला। दोनों पद अलग अलग कर रहे हैं तो क्या होगा? धर्म प्लस ज्ञान। ज्ञान मीन्स जानने वाला। क्योंकि बाद वाला पद क्या हमारा पूरे वाक्य के साथ ही क्या होता है? क्रियापद है। जानने वाला, करने वाला। तो ये सब चीजें क्या है? ये पद क्या कहलाएगा आपका? उपपद तत्व, जहाँ पे बाद वाला पद क्रिया युक्त होता है। कौन कौन सा समास था? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि में क्या था? बहुव्रीहि में नहीं, इसमें नहीं, वो कर्मधारय होता है। कर्मधारय होता है। बहुव्रीहि में दोनों ही पद प्रधान तो होते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है? किसी तीसरे प्रसिद्ध अर्थ को बताते हैं। किसी भी तीसरे प्रसिद्ध अर्थ को बताते हैं। जैसे नीलकंठ और दशानन, चतुर्भुज। चतुर्भुज, ये सब चीजें क्या है आपकी? बहुव्रीहि समास में। बहुव्रीहि समास के कुछ भेद थे। तीन में छह तीन थे तत्पुरुष के। ये तत्पुरुष के थे। वहाँ पर बहुव्रीहि के तीन। बहुव्रीहि के थे समानाधिकरण और व्यधिकरण बहुव्रीहि। यही लिखवाए ना? समान अधिकरण बहुव्रीहि और व्यधिकरण बहुव्रीहि। तुल्य योग बहुव्रीहि। हाँ, क्या अंतर है तीनों में? समानाधिकरण बहुव्रीहि किसे कहते हैं? इनमें दोनों पदों की विभक्तियां अलग अलग समान। इसके साथ ही समानाधिकरण बहुव्रीहि का एक नाम और है जिसे हम कर्मधारय भी कह सकते हैं। दोनों पद की विभक्तियां क्या है? सेम है, समान है। व्यधिकरण में क्या है? अपोजिट है उसके, दोनों विभक्तियां अलग अलग हैं। जैसे अंतेवासी, वन में रहने वाला, दोनों विभक्तियां अलग अलग है। तो चीज क्या है दोनों में कि आपका समानाधिकरण को हम कर्मधारय समास का भी एक नाम दे सकते हैं। कर्मधारय समास में भी यही है, दोनों पद की विभक्तियां क्या होती हैं? सेम होती हैं। एक विशेषण होता है और दूसरा क्या होता है? विशेष्य होता है। तीसरा कौन सा था समास? बहुव्रीहि का तीसरा कौन सा था? तुल्य योग। क्या होता है तुल्य योग में? सा या सह का योग होता है। किसके अर्थ में? के साथ।
जैसे सपरिवार, ससम्मान, है ना। ये सारे शब्द क्या होते हैं जहाँ पे सा या फिर सह का योग हो। सहचर, सहपाठी, सहयात्री, ये सब चीजें क्या है, लेकिन अर्थ किसके अर्थ में आता है, के साथ। सहपाठी का अगर हम अर्थ निकालते हैं तो क्या होता है, साथ में पढ़ने वाला। सहयात्री, साथ में यात्रा चलाने। तुम तो पता नहीं कहाँ चल रहे हो। ये अलग ही दुनिया में है। सहचर का मतलब होता है साथ में चलने वाला, सहयात्री साथ में यात्रा करने वाला। सपरिवार, परिवार के साथ, ससम्मान, सम्मान के साथ। तो जहाँ पे के साथ वाला अर्थ निकल के आता है वहाँ पे क्या होता है, तुल्ययोग बहुव्रीहि होता है। तुल्ययोग बहुव्रीहि के बाद कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने, कर्मधारय। कर्मधारय में क्या होता है, एक विशेषण और विशेषण। कौन सा विशेषण होता है, कौन सा विशेषण। जरूरी नहीं कि पहला ही पद विशेषण हो, पहला भी हो सकता है और बार बार पद भी विशेषण हो सकता है, दोनों में से कोई भी पद विशेषण हो सकता है। उसकी मैंने भेद नहीं लिखवाए थे क्योंकि अगर भेद लिखवाऊंगी फिर कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि कर्मधारय में क्या होता है कि दो पद होते हैं, पहला पद में विशेषण होता है, जहाँ पे पहला पद विशेषण होता है वहाँ पूर्व पद कर्मधारय होता है। जहाँ पे उत्तर पद यानी बार बार पद अगर विशेषण है तो वहाँ पे उत्तर पद कर्मधारय होगा, और जहाँ पे दोनों ही पद विशेषण होते हैं वहाँ पे क्या होगा आपका, उभय पद कर्मधारय। कंफ्यूजन हो जाएगा इसलिए नहीं लिखवाया था केवल, लेकिन कर्मधारय बेसिक एक चीज समझ लो कि केवल विशेषण और विशेष्य की बात की जाती है जो समानाधिकरण बहुव्रीहि में थी। और कौन सा था है, द्विगु समास। क्या अंतर होता है द्विगु समास, क्या होता है, क्या द्विगु समास। प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची, और दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा या फिर सर्वनाम, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहला पद हमेशा संख्यावाची होता है। चौराहा, त्रिमुनि, पंचमुखी, नवरात्र, पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह। हाँ, तो ये सब चीजें क्या आपकी द्विगु समास के अंतर्गत आती है, जहाँ पे आपकी संख्या की गणना पहले की जाती है। और कौन सा समास, और भी कोई था है, बस कौन सा है समास, तत्पुरुष समास के अंतर्गत है। कुछ पूछना है समास में, समास में कुछ पूछना है किसी को, समास के बाद क्या पढ़ा था, शब्द भी समझ में आ गए सबको। किन किन आधारों पर इनका विभाजन किया गया था, अर्थ, व्युत्पत्ति, उत्पत्ति और उपादान। अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक, जो अर्थ से पूर्ण वो सार्थक है, जो अर्थ से हीन वो निरर्थक। फिर व्युत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से थे, यौगिक, योगरूढ़ और रूढ़। यौगिक दो शब्दों का मेल, योगरूढ़ दोनों ही शब्द मिलके किसी तीसरे अर्थ को बताते हैं, बहुव्रीहि समास की तरह। और रूढ़ शब्द जहाँ पे सिर्फ एक ही शब्द हो उसी का अर्थ हो। फिर उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तत्सम संस्कृत के शब्द जो जहाँ पे संस्कृत में जैसे बोले जा रहे थे वैसे हिंदी में प्रयुक्त होने लगे। तद्भव उसका हिंदी रूपांतरण, और देशज जो अपने ही देश के अलग अलग क्षेत्रों से हमने ले ली है, अपनी बोली में प्रयुक्त करने लगे, वो देशज। विदेशज जो विदेश से लिए गए, जैसे विदेशी हमारे देश में आए और वो कुछ ना कुछ भाषा का अपना प्रभाव छोड़ते चले गए, तो वो हमारे क्या हो गए, विदेशज शब्द। और संकर शब्द अलग अलग भाषाओं के शब्दों का मेल होता है। हिंदी संस्कृत का भी हो सकता है, हिंदी इंग्लिश का भी हो सकता है। हमारी रेलगाड़ी की रहेगी एग्जांपल है ना, हमसे याद है कोट पैंट, एक ही शब्द याद रखोगे। ये पैंट को वैसे क्या कहते हैं,
पैंट इंग्लिश का शब्द है, कोट भी इंग्लिश का ही शब्द है, तो वो तो विदेशन में आ जाएगा, विदेशन में आ जाएगा। विदेशन में आ जाएगा। टिकट घर, शर्ट को जैसे कमीज कहते हैं। शर्ट को क्या कहते हैं? कमीज उर्दू का शब्द है, तो कहते हैं तो भाई उर्दू का शब्द है वो कमीज। शर्ट ही हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। विदेशी शब्द में क्या होते हैं कि जो शब्द हम अपनी बोलचाल में लेना शुरू कर देते हैं। और क्या था? व्युत्पत्ति हो गई, उत्पत्ति के आधार पे, फिर क्या थे? रूपांतर के आधार पे। रूपांतर के आधार पे कितने प्रकार थे? विकारी और अविकारी। विकारी शब्द जिनमें विकार उत्पन्न हो रहे, किसके आधार पर? लिंग वचन के आधार पर। अविकारी शब्द जिनमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है, किंतु, परंतु, यद्यपि, लेकिन, तथापि, ये सारे शब्द कैसे हैं? जिनमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, यानी ना तो इन पे काल का प्रभाव पड़ रहा है, ना लिंग का प्रभाव पड़ रहा है, ना वचन का प्रभाव पड़ रहा है, ना ये प्रभाव पड़ रहा है कि किसके साथ प्रयुक्त हो रहा है, तो वो सब क्या कहलाते हैं? आपके अविकारी शब्द। और क्या पढ़ा था? वाक्य पढ़ा था। क्या होता है वाक्य या वाच्य? 3 प्रकार के हैं। और वाच्य के अलावा हाँ रीजन हो गए। और ग्रामचिन्ह हाँ ग्रामचिन्ह भी पढ़ चुके हैं। 18 प्रकार के ग्रामचिन्ह होते हैं। अब आज हम लोग को क्या पढ़ना था? कुछ और पढ़ना था? नहीं, हमारी आवाज सब तक जा रही है। हम ही दो का कनेक्शन है। तुम्हारा सहपाठी बोल रहा है। हाँ तो सही है, बोल रहा है, अच्छी बात विलोम है, पर्यायवाची है, ये तो सब कर लोगे ना भाई। इसमें कुछ बताने वाला तो नहीं है? पूछ लें। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग भाषा या भाषा के भेद, बोलिए। पहले कुछ पूछ लेते हैं, विलोम और पर्यायवाची, पता चल जाएगा कि कितना उन लोग को पता है या नहीं। टेस्ट है इन्हीं का ना, ये जो आपने पढ़ा था, या फिर ब्लॉक पर्यायवाची भी ऐड कर कैसी बातें तुम लोग पढ़ चुके हो ना, तुम लोग पढ़ लोगे नहीं, कितने पढ़ा? आप ही तो पढ़ा रही हैं। हाँ तो मैं पढ़ा रही हूँ, जब मैं पूछ रही हूँ कि पर्यायवाची पढ़ ले, पढ़ाने हैं नहीं, या आपने ये पूछा कि मतलब आप पढ़ लोगे, हम पढ़ाने हम पढ़ लेंगे, ये कहा आपने। अभी तो जनरल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसमें पर्यायवाची, जो चीज मैंने नहीं पढ़ाई है उसके कॉमन क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं होगा। और जो मैंने पढ़ाया है उसमें से मैं क्वेश्चन पूछूंगी। क्या लिखा है? ऊर्ध्व गति। विलोम क्या होगा इसका? इसका मैम पहला ही मतलब क्वेश्चन ऐसा दे दीजिए। ये ऑप्शन दे दीजिए, हम बताते हैं। ऑप्शन नहीं है। अरे तो 4 ऑप्शन होते हैं। हाँ ऑप्शन होते हैं। हाँ अधोगति। बहुत बड़े पार्ट इतना रंग दिया है कि क्या लिखा है?
लेवल का पूछा जा सकता है ना, ये वाला तो कॉमन सेंस वाला। किसी भी लेवल का पूछा जा सकता है ना, फिर तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है विलोम पर्यायवाची में। ऐसे पूछी मैं तेरा तो क्या हुआ? क्या? ऐसे कल का रात अच्छा दिन का रात वो कल का रात कैसे दिन का रात ऐसे पूछिए। अच्छा बुरा ऊंचा नीचा ये तो खट्टा मीठा इतना इजी तो हम लोग जबोज जबोज प्रश्न पत्र का अगर स्तर ये इस तरीके का बन जाएगा ना तो पता चल जाएगा कि इसका स्तर कैसा है। कितने क्वेश्चन आएंगे ये बताइए पहले आप। क्वेश्चन कितने बताए जाते हैं, शायद 30 या 50 का है ना, हमें नहीं पता। आपके ऊपर आपने ना क्वेश्चन नहीं है, कितने का आदेश किया 50 का ही होगा। कितने नंबर? 50 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग है नेगेटिव मार्किंग रखी नहीं है वो उसमें हिंदी में नेगेटिव मार्किंग नहीं बताओगे, सब कुछ अपने अनुसार, हाँ, नियम भी अपने अनुसार, रिजल्ट भी अपने अनुसार, क्वेश्चन पेपर भी अपने अनुसार है। वैसे गलती की, अगर शायद ऐसा हो जाता, अगर ज्यादा क्लासेस होते तो तुम ही लोगों से 2-2 क्वेश्चन में मंगवा देती, की मेहनत नहीं करो। लेकिन बेकार होता है, कॉपी ज्यादा हो जाती। मैं बाद में पूछ लेते ना तूने कौन सा दो नहीं, तुमको 2-2 क्वेश्चन मंगवाती और उसके बाद क्या होता है, एक मॉक टेस्ट पे यहीं क्लास में ले लेते हैं, मॉक टेस्ट ज्यादा बेटर है। उसी का मॉक टेस्ट ले लेते हैं, उसी के आधार पर हम तैयार हो जाते हैं कि हम किस तरीके का, किस लेवल का हमें क्वेश्चन देना है या नहीं देना है। अब जरूरी तो है जो तुम 2 क्वेश्चन लेते हो वो दोनों ही क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर में ऐड करती है, एक ऐड करती है, हो सकता है मुझे दोनों ही जो तुमने दोनों दिए हो सकता है कोई दूसरा भी वही दोनों क्वेश्चन देता तैयार करके, तो रिजेक्ट हो जाता। लेकिन ये पता चल जाता कि कहाँ से कितना ढूंढ के डाल रहा है, एक दूसरे का कॉपी तो नहीं कर रहा, ये चीज पता चल जाता। पर्यायवाची आते हैं आते हैं कुछ रिवाइज कर रहे हैं। कोई शब्द आ रहा है दिमाग में पर्यायवाची के लिए? हाँ, लेट आता है उसमें। जल है बादल है अग्नि है ये इतने इजी मत लो, कमल सूर्य चंद्र इतने इजी भी मत लो। नेत्र का क्या होगा? कम से कम 5 बताने। नयन चक्षु लोचन और अक्षु अक्षी जो गला और चक्षु निकल नयन कौन सी संधि थी? अयादी अयादी संधि। कौन सा पूर्व अलग 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 कर रहे हैं दोनों को तो क्या बनेगा? ने प्लस इतना गलत नहीं सुनते हैं। नेता नेता का शब्द है, इसका पर्यायवाची वक्ता कह सकते हैं। नहीं। नेता भी तो बोलता ही है। नेता बोलता है, ये उसकी एक विशेषता है, लेकिन वक्ता नहीं कह सकते। अभिनेता एक्टर होता है। अभिनेता है, जी तो अपने अलग पर्यायवाची गए तकता कोई सेंस है उसका। नेता का पर्यायवाची कहाँ किताबों को पढ़ने का लग रहा है? नेता है ही मेरे नहीं। तब भी कुछ नहीं रहा नेता है ही नहीं इसमें। नहीं नेता क्या क्या होंगे? मैं बताइए मैं आज तक नेता को याद नहीं सुना मुखिया और प्रतिनिधि, किसी भी दल का प्रतिनिधि और अध्यक्ष और नायक। नायक ही हो सकता है, नायक प्रमुख। नायक कौन सी संधि है? अयादी संधि। 9 प्लस अच्छा 9 कहाँ से आ गया? 9 तो तब आएगा जब आपकी बात आएगी। अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची ये तो इजी है।
केतु और पावन अनल प्रचंड पावर कौन सी संधि पौ प्लस अग अनल कहते हैं किसे आग को और इसके साथ ही वायु को क्या कहते हैं अनिल पतन के पर्यायवाची क्या होता है? पतन के पर्यायवाची क्या होता है? पतन 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 के पर्यायवाची ये चार भुजाएं होती हैं तो उसके सेंस में भी कुछ कह सकते हैं पतन के पर्यायवाची को नहीं पता कीट पतंग सर्च किया हाँ पतंग उड़ाने वाली पतंग भाई कहाँ पतंग कौन सी पतंग के पर्यायवाची देख लेना फिर भी कीड़ा पतंग खरीदा हुआ थोड़ी शब्द में कहाँ पहुँच जाते हैं मन बहुत जल्दी चलता है और दिन दिन का पर्यायवाची दिन का मतलब कॉपी कर दो नहीं खुले हैं बिलोंग में है देख के बता बता भी नहीं देंगे जो पता है वो बता वो सीधी बच्ची है दिन दिन का क्या है इनका बना हंस रहे हो दिन का सूर्य को देवा देवा दिवाकर भी नहीं होगा दिवाकर देवा देवा दिन का नहीं होगा दिन का दिवस 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 दिवा बासर बासर है बासर हाँ बासर। बासर हो सकता है और बासर और ये शब्द सुना है दिन का रवार अहन अहन मीन्स भी दिन होता है वो तो अहम वो हो अहम होता है हाँ होता है उसमें अहम और अहम दूर ना है ये मान आपस में एक दूसरे के इतनी कुटिल दृष्टि से मत देखो अहम और अहम दोनों में बहुत अंतर है भाई ना और माँ का अंतर है अहम मीन्स होता है दिन और अहम मीन्स मैं अच्छा ये बताओ दोनों में जो लास्ट में ये व्यंजन आ रहा है किसमें आता है दोनों में जो लास्ट में व्यंजन है ना और माँ ये कौन से व्यंजन है अनुनासिक अनुनासिक संधि भी पढ़ी थी हम लोग क्या था उदाहरण था कोई नहीं अनुनासिक अनुस्वार संधि अनुस्वार संधि में क्या होता है पल्लवी अनुस्वार संधि में क्या होता है जब भी पूर्व पद के अर्थ में क्या होता है माँ आता है जैसे हरिम बंदे हरि की वंदना करते हैं वहां पे क्या होगा माँ का अनुस्वार हो जाना जहाँ पे भी हमारा माँ आता है उसी के ऊपर क्या लगता है संधि होने के बाद अनुस्वार लगता है आपने विसर्ग संधि नहीं पढ़ाई है पढ़ा दी रिजल्ट पढ़ा दी पढ़ा दी नियम के आधार पर पढ़ाई थी वो शायद अंतरराष्ट्रीय सत्व सावता आते हैं तो क्या बनता है विसर्ग के बाद 3 प्रकार की
पर्यायवाची पशु। रात रजनी सीता रजनी नहीं है, सिर्फ रजनी। निशा रजनी यामीन नहीं, यामिनी। यामिनी होगा। किताब खोले बैठे हो फिर भी क्या है? हाँ ओके। इसी से पढ़ के पास हो गए लतीफ से। यामिनी। राक्षस दैत्य दानव सही बोला। सही बोला, जो भी बोला। निशाचर और असुर। देवता देव नहीं देवता का देव और केवल सुर। अगर आ लग गया तो वो क्या हो गया? निषेध में हो गया, वो चला गया राक्षस। राक्षस है सुर असुर दैत्य और दानव। और क्या है देवता का पर्यायवाची? ईश्वर भगवान सुर अमृत। सुरभि क्या? सुर तो कहते हैं अमृत से क्या पढ़ेगा? अमृत। निर्जर क्यों कहा जाता है निर्जर? जिसे कोई जर का मतलब क्या है? जर का मतलब होता है वृद्धावस्था। देवताओं को निर्जर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें वृद्धावस्था कभी नहीं आती। कभी देखे हैं? देवता ही नहीं देखे। सीरियल में तो देखे हैं। हाँ? ब्रह्मा जी हैं, वो तो है क्योंकि वो प्रजापति हैं। ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि का शुरुआत ही उनके कमलनाथ से हुई है, नाभि से हुई है, तो वो तो हैं। तो जिस भी सीरियल में देखो कभी भी ब्रह्मा जी ऐसे नहीं दिखाए जाएंगे, बहुत यंग एज के। मैंने कभी खड़े हुए बाकी नहीं देखा। हाँ मैंने कभी खड़े हुए नहीं देखा। खड़े को नहीं देखा। हाँ कमर पे बैठे कहाँ बैठे रहते हैं? क्यों शादी वादी होती है तो अरे दिखाते नहीं हो, पुष्प वर्षा करते हैं, खड़े नहीं होते हैं क्या वो? नहीं होते हैं लेकिन हम भी तो कमर पे बैठे देखते हैं। कमर पे बैठे कमल आसन। नाल में तो भाई वैसे कर क्या बताया मनसा क्या बताया? ये वीडियो में वो तो जैसे कराने कौन? नारद जी। मेरे मैंने कभी बैठे हुए नहीं देखा। नारद जी को विचरणशील रानी है, एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत जल्दी बात पहुंचाने वाले। किसके मानस पुत्र थे नारद जी? मानस मीन्स मन से थे। और किसका पर्यायवाची? पर्यायवाची तो बहुत है। पक्षी बिहेंग बिहग बिहग खग और खेचर मछली का नवचर। नवचर भी हो जाएगा। नव मीन्स होता है आकाश। और क्या था पक्षी का? खेचर, नवचर, बिहग, हो गया खग। खग भी हो गया। पतंग पशु 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 के पर्यायवाची जानवर और चौपाई। चतुष्पदा चार पैरों।
पहिए में और पैरों में। और क्या होगा? पशु का चतुष्पदार्थ, जानवर, तीन ही हो गया। आप कौन सा पूरे पढ़े? कौन सा पूछना? सिंह, शेर और वनराज और केसरी है। बाहुबल है, शार्दूल केवि, नखायुध, नाहर। मृगपति किसे कहा जाता है? मृगपति, मृगपति हिरण्यवाहन। शेर को ही कहा जाता है। मृगपति शेर को ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पहले जो मृग शब्द था वो आपके सभी जानवरों के लिए प्रयुक्त होता था, लेकिन आज के समय में क्या है, अर्थ संकुचन के कारण मृग शब्द जो है वो केवल किसके लिए प्रयुक्त होने लगा? हिरण के लिए। तो मृगपति आज भी शेर को ही कहा जाता है। जानवरों का राजा कौन है? मैंने कहा ना पहले, आपको जब अर्थ विस्तार की दशाएं पढ़ोगे तो उसमें एक शब्द आता है अर्थ संकोच या अर्थ उत्कर्ष, अपकर्ष। तो वहां पे जो मृग शब्द था वो आपके सभी जानवरों के लिए प्रयुक्त होता था, ना कि हिरण के लिए। आज क्या है, केवल हिरण के लिए प्रयुक्त होने लगा। जैसे पहले क्या था, कुछ शब्द देख लेते हैं उसी के आधार पे। प्रवीण, प्रवीण का अर्थ क्या है? हाँ, हम क्या कहते हैं कि वो इस काम में बहुत प्रवीण है, कुशल है, कुशल है। लेकिन यही प्रवीण शब्द जो है वो पहले केवल किसके लिए प्रयुक्त होता था? जो वीणा बजाने में कुशल, उसे प्रवीण कहा जाता था, ना कि अन्य कामों में। लेकिन आज के समय में क्या हो गया, हम व्यवहार में क्या कहने लगे, जो किसी भी काम में कुशल है कहते हैं वो प्रवीण है, वो उत्तम है, श्रेष्ठ है। तो ये चीज क्या होगी, आपका अर्थ का क्या होगा, संकुचन होगा। इसी तरीके से मृगपति, मृग जो शब्द था वो सभी जानवरों के लिए प्रयुक्त होता था, और अब क्या है, केवल हिरण के लिए प्रयुक्त होता है। तो सभी जानवरों के लिए प्रयुक्त होने के कारण मृगपति कहा जाता था शेर। प्रवीण। अच्छा ये बताओ, नारद जी की वीणा का नाम क्या था? वीणा तो बजाते थे या कुछ और बजाते थे? मकड़े घूमते थे। मकड़े घूमते थे? पकड़े घूमते थे, पकड़े नहीं घूमते थे, बजाते थे। उसमें वो दो क्या वो अलग चीज होती है, पता नहीं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन उसके साथ वो एक लीला भी थामे रहते थे। हाँ जी, क्या नाम था उनकी लीला है? मेहती, मेहती पूछेंगे नहीं, लेकिन मेहती अपने पॉइंट बनाते हैं। अपने पॉइंट बांट। चलो अपने पॉइंट बांटते हैं। क्या रह गया था हमारा, केवल भाषा पढ़ेगी, भाषा रह गई। क्या होती है भाषा? एक माध्यम होता है अपने विचारों को दूसरे के सामने बोलने का अधिकार है। क्या बात है, तो नहीं बोलता हूँ, कभी बोलते हैं। मतलब पूरा अपनी सेंटेंस, बात को, हाँ मतलब पूरा सेंटेंस तुम भी बोल सकते हो, ये सेंस था वैसे। अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का एक माध्यम होता है। क्या बिना बोले भाषा नहीं कही जा सकती? इशारे जो नहीं बोल पाते हैं सांकेतिक। और भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं? लिखित भाषा और सांकेतिक। लिखित भाषा क्या होती है? लिखित भाषा का कोई प्रमाणिक रूप होता है या नहीं होता है? प्रमाणिक होता है। और वो प्रमाणिक रूप कहाँ से निकल के आता है? उसी भाषा की व्याकरण से। जब तक आप व्याकरण नहीं पढ़ोगे तब तक आप उस भाषा का लिखित या मौखिक रूप नहीं समझ पाओगे। जो लिखित रूप होता है वही क्या होता है, हम मौखिक में
शुरुआत कर देते हैं, उसको बोलना प्रारंभ कर देते हैं। सांकेतिक क्या है? संकेत ये संकेतों के माध्यम से, या हम कह सकते हैं मौखिक। सांकेतिक में क्या होता है कि हम केवल संकेतों के माध्यम से, जैसे छोटा बच्चा है उसे जब तक मौखिक भाषा का उसका अभ्यास नहीं होता है, भाषा का अध्ययन नहीं होता है, तब तक क्या होता है वो संकेतों के माध्यम से क्या होता है अपनी बात कहना प्रारंभ करता है, अपनी आवश्यकताओं को बताना शुरू कर देता है। भाषा जो शब्द है उसकी कहाँ से शुरुआत कहाँ से हो गई है? यदि हम भाषा शब्द की उत्पत्ति देखें, भाषा जो शब्द है कहाँ से आया आपका? भाष। और भाष का मतलब क्या होता है? बोलना। भाष से क्या बना? भाषण। और नेता क्या देते हैं? भाषण बोलते हैं। भाषा जो है आपका भाष धातु से बना है, भाषण भी उसी से बना है, और भाष का अर्थ क्या होता है? बोलना। भाषा के तीन रूप होते हैं। एक होते हैं आपका बोलिया, दूसरा कौन सा है? परिनिष्ठित भाषा या प्रमाणिक भाषा, और तीसरा होता है आपका राजभाषा। क्या अंतर है तीनों में? कोई अंतर है तीनों में? नहीं। क्षेत्र के तौर पे क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है वो बोली हुई जाती है। और परिनिष्ठित में व्याकरण का विशेष ध्यान रखा जाता है। कौन सा व्याकरण में किसके अंतर्गत कौन से नियम में हम वाक्य को क्या लगाएंगे और क्या नहीं लगाएंगे, ये सब किसमें देखा जाता है? परिनिष्ठित भाषा में। तीसरी क्या है आपका? राजभाषा, जो एक राज्य की होती है, राज्य के द्वारा उसे संविधान में कोई ना कोई स्थान दिया गया है, वो होगी आपकी राजभाषा या राष्ट्रभाषा, राज करने की भाषा जैसा हम कह सकते हैं। जैसे अपनी भारत की कौन सी भाषा है राजभाषा? हिंदी। कौन से आर्टिकल से ली गई है? कौन से आर्टिकल के द्वारा उसे संविधान में जोड़ा गया? 343 के आधार पर देवनागरी लिपि और हिंदी को राजभाषा या राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी को हमारी राजभाषा का दर्जा दिया कब गया? 14 सितंबर 1947 या 47 में नहीं, 49 में। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा या राजभाषा का दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया, और 343 आर्टिकल के आधार पे क्या उसे जोड़ा गया। बोलियां क्या है? वे किसी न किसी क्षेत्र विशेष से ली जाती हैं। इनका क्षेत्र कैसा रहता है? सीमित, यानी सीमित क्षेत्र में एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली जो भाषा होती है, इसमें क्या होता है हम व्याकरण का विशेष ध्यान नहीं रखते हैं। वो क्या कहलाती है आपकी? बोलियां। आपस में बातचीत करने का एक माध्यम होता है, व्यवहार का एक माध्यम होता है, और वो कहलाती है बोलियां। परिनिष्ठित भाषा क्या होती है? जिसे हम संपन्न भाषा भी कह सकते हैं। संपन्न भाषा के साथ स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी कहते हैं इसे। स्टैंडर्ड लैंग्वेज को कहते हैं, मानक भाषा भी कहते हैं। हाँ, मानक भाषा भी कह सकते हैं, एक मानक भाषा है ये। स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्यों कहते हैं परिनिष्ठित भाषा को? क्योंकि इसमें जिस भी भाषा की अगर स्टैंडर्ड लैंग्वेज की बात करते हैं तो उस भाषा के व्याकरण जो पदावली है उसका विशेष ध्यान रखा जाता है, नियमों का ध्यान रखा जाता है। और जब आप नियम का ध्यान रखते हो तो वो क्या कहलाती है? आपकी संपन्न भाषा। जितना भी आप साहित्य पढ़ते हो, गद्य साहित्य पढ़ते हो, वहां पे क्या होता है हम संपन्न भाषा का देखते हैं, संपन्न भाषा में देखने को मिलती है। यानी पर्टिकुलर क्या चीज लिखी जा रही है उसके आधार पे किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, वो होती है आपकी संपन्न भाषा। राजभाषा बताइए, राज करने की भाषा या फिर राष्ट्रभाषा जो हमारी हिंदी है। अब बात करते हैं सबसे पहले बोलियों की। बोलियां कैसा रूप होता है? परिनिष्ठित होता है या नहीं? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ज्यादातर नहीं होता है। लेकिन बोलियों को हम क्या करते हैं, हिंदी भाषा की जो उपभाषाएं टोटल गिनी जाती हैं
उपभाषाएं, बोलियां नहीं, उपभाषाएं कितनी है? भाषाएं की बात नहीं कर रहे, केवल उपभाषाएं। उपभाषा यानी जो हिंदी से निकल के बनी है। क्षेत्र विशेष में कहीं ना कहीं उनका हिंदी का भी प्रभाव है और क्षेत्र विशेष का भी प्रभाव है। जैसे आप पूरब में चले जाओगे तो वहाँ की भाषा क्या है, होगी तो हिंदी शब्द, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं क्षेत्र विशेष का प्रभाव रहेगा। जैसे बेटा को क्या बुलाते हैं वहाँ ज्यादा लाड प्यार है, बेटुआ, है ना, बेटिया। मथुरा क्षेत्र में आप चले जाओगे, ब्रज प्रांत में, वहाँ पे क्या हो जाएगा, खड़ी बोली भी आ जाएगी। और साथ में क्या होगा, कुछ ना कुछ भाषा का प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे बेटे को वहाँ पे हम क्या कहते हैं, रखते हैं लाला, बेटी को क्या कहते हैं, लाली। बोलियों के आधार पे हम क्या करते हैं, 5 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से 5 भाग हैं? 5 क्षेत्रों में बांट देते हैं। जो भी हमारे भारत के या हिंदी की जो भाषा है उन्हें हम क्या करते हैं, 5 क्षेत्रों में बांटते हैं। सबसे पहला हम बांटते हैं पूर्वी हिंदी। कहाँ होती है पूर्वी हिंदी? ये सब मिटा के नीचे लिखा है। पानी डाल ये मेरा पहले बात करते हैं पूर्वी हिंदी की बोलियों के अंदर। क्या है? क्या होता है पूर्वी हिंदी? पूर्वी अच्छा क्षेत्र कौन सा हमारा? अरुणाचल प्रदेश साइड, असम, अरुणाचल प्रदेश साइड। अच्छा यूपी में बलिया साइड, बलिया। असम में तो असमी बोली जाएगी, बलिया साइड। और अवध प्रांत जितना भी है आपका, जो भी आपका अवध प्रांत में बोली जाने वाली भाषाएं हैं या बोलियां हैं, वो सब क्या आएंगी, पूर्वी हिंदी। कौन से राइटर ऐसे थे, प्रसिद्ध लेखक थे जिन्होंने अपनी रचना जो है वो अवध भाषा में लिखी है? अवधी भाषा में कौन सी? तुलसीदास का रामचरितमानस। और एक और थे, बहुत फेमस राइटर है, थोड़ा सा नाम याद करें। सब हम ही याद दिला दे। मलिक मोहम्मद जायसी। कौन सी रचना की थी? पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना थी पद्मावत, वो भी अवधी में ही। तो उस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग थे वो क्या करते थे, उसी क्षेत्र की भाषा को अपने व्यवहार में लाने लगे। और मलिक मोहम्मद जायसी और आपके तुलसीदास की जो रामचरितमानस है, ये अवधी में बोली जाने लगी। इसके साथ ही कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, ये तो बताइए। पूरा क्षेत्र में जितने भी आपके, लखनऊ हो गया, बाराबंकी है ना, उस साइड का जितना भी एरिया है आपका, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, एक भाषा इसे और कहा जाता है अवधी के साथ बोली बघेली। बघेली भी कहा जाता है अवधी को। दूसरा था आपका पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी कौन सी है और कहाँ बोली जाती है? अंतर होता है? कुछ नहीं। पूर्वी हिंदी में क्या होता है, पूर्वी हिंदी में जो भी शब्दों का हम उच्चारण करते हैं बहुत ही आराम से करते हैं, यानी अपने जीवा के अग्र स्वर को दबा के बोलते हैं। कहाँ जावत हो,
क्या खाई, इस तरीके कुछ अलग होता है उसका शब्द का प्रभाव। लेकिन पश्चिमी में क्या होता है, खड़ी बोली। जैसे आप अलीगढ़ में चले जाओ, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, ये जितना भी प्रांत आपका लगेगा वो सब क्या लगेगा आपका पश्चिमी हिंदी का, खड़ी बोली रहेगी वहां पे। यानी जो भी बात करेंगे वो ऐसा लगेगा कि बात कम कर रहे हैं और मार ज्यादा है, थप्पड़ ज्यादा मार रहा है। तुरंत एकदम प्रहार वाली जो भाषा है वो कैसी रहेगी आपकी, पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा, ब्रज भाषा भी यहाँ पे रहेगी। साथ में क्या रहेगी, हरियाणवी। तीसरी रहती है आपकी राजस्थानी हिंदी। क्या राजस्थान में हिंदी बोली जाती है? राजस्थानी हिंदी, इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है? पश्चिमी हिंदी में क्या क्या लिखा है? पश्चिमी हिंदी में क्या क्या लिखा है? पश्चिमी हिंदी में लिख लो ब्रज भाषा, हरियाणवी, खड़ी बोली, जहाँ पे भी खड़ी बोली बोली जा रही है, मेरठ, सहारनपुर साइड जितना भी एरिया है वो आपका किस में रहेगा, आपका पश्चिमी हिंदी में रहेगा। राजस्थानी हिंदी में क्या रहता है? राजस्थान के अंतर्गत बोले जाने वाले हिंदी के शब्द किसमें? बुंदेली यहाँ आ गए। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो आपकी ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा के कौन कौन से कवि हुए प्रसिद्ध? सूरदास, नंददास, नामादास, ये सब क्या थे? जिन्होंने भी क्या कितने दास थे? तुलसीदास भी थे। तो होता ही एक्सेप्शन है, आपको बात नहीं, जितने भी कृष्ण भक्ति के जो भी लोग थे, ये कह सकते हैं जितने भी भक्ति शाखा के अंतर्गत जो कृष्ण भक्ति को मानने वाले थे, कृष्ण काव्य परंपरा के लोग थे, कवि थे, वो सब किसके थे? ब्रज प्रांत के थे और साथ में किससे थे? पश्चिमी हिंदी को बिलोंग करते थे। तीसरी आपका है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में कौन कौन सा आ गया? मारवाड़ी, मेवाती, मेवाड़, मेवाती, भीली, जयपुरी, ये सब बोलियां आपकी आ जाएंगी राजस्थानी हिंदी से। मेवाती और मेवाड़ी अलग अलग है ना? मेवाड़ी जो है, मेवाड़ जगह का एक नाम मेवाड़ है, जगह है। उस जगह पे बोली जाने वाली भाषा है वो मेवाती है। मेवाती हो या मेवाड़ी हो बात एक ही है, लेकिन भाषा का अगर हम देखते हैं तो मेवाती ही कहा जाएगा। मेवाड़ एक क्षेत्र विशेष का नाम है। जैसे मारवाड़ क्या है? मारवाड़ी लोग होते हैं। मैं ऐसे भी तो सकता मेवाड़ क्षेत्र में मेवाड़ी भाषा बोली हाँ, वही वही तो बात कह रहा है कि क्षेत्र विशेष का नाम है मेवाड़, लेकिन मेवाड़ के अंतर्गत जो बोली जाने वाली बोली है वो मेवाती। भीली, जयपुरी, भीली क्या है? भीली नाम सुना है? भीलवाड़ा जनजाति है। भीलवाड़ा ही जगह है, भीलवाड़ा जो है राजस्थान की नडाई पोस्ट थी वहाँ पे जो बोली जाने वाली, हाँ तो पता नहीं। वहाँ पे बोली जाने वाली जो बोली है वो क्या है? भीली। उसमें कहीं ना कहीं क्या रहता है? उसका प्रभाव रहता है। लेकिन राजस्थानी यदि हम कहते हैं राजस्थानी हिंदी का जो प्रभाव है, कौन से कवि ऐसे हुए हैं जिन्होंने राजस्थानी हिंदी में रचना की है? कवि या कवियत्री है? कोई नहीं? कोई कवि ऐसी हुई है, कवि या कवित्री ऐसी हुई है जिन्होंने राजस्थानी हिंदी में बात की है? मीराबाई फेमस है। हाँ, कह तो रहे लेकिन भाषा में उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर पा रही उसके, मन तो कह रहा है मीराबाई। मीराबाई ने क्या किया? क्योंकि वो राजस्थान की रहने वाली थी, मेवाड़ की रहने वाली थी,
प्रांत की रहने वाली थी, तो कहीं ना कहीं उनकी रचनाओं में उस भाषा के अंतर्गत आने वाली पदावली का प्रयोग देखने को मिलता है। फिर चौथी आपकी आती है बिहारी हिंदी। क्या था बिहारी में? भाषा के शब्दों को क्या कर दिया जाता है यहाँ पे? भोजपुरी, मैथिली और मगधी। मगधी या मगधी एक ही बात है, मगधी या फिर मगधी। भोजपुरी, मैथिली, मगही कहो या फिर मगधी, एक ही बात है। अच्छा बताओ, मगधी भाषा में कौन सा ऐसा धर्म या संप्रदाय है जिसके धार्मिक ग्रंथ देखने को मिलते हैं? मगही या मगधी में कौन सा ऐसा संप्रदाय हुआ है जिसके जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे उसकी अपनी शिक्षाओं को बताने वाले? बौद्ध धर्म, सुत्त पिटक, विनय पिटक मगधी भाषा में लिखे हुए, अर्ध मगधी में और प्राकृत भाषा दोनों मिक्स है वहां पर। बिहारी हिंदी, भोजपुरी, जहाँ पे क्या कर दिया जाता है, हमारी बोलियां जो देखने को मिलती है वो कैसी होती है? बहुत ही ज्यादा रेयर होती है। रेयर का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है वहां पे परिनिष्ठित भाषा या परिनिष्ठित शब्दों का ही प्रयोग किया जाए। मैथिली। फिर चौथा नंबर, पांचवा नंबर कौन सा रह गया? बिहारी के बाद कौन सा क्षेत्र रह गया? पहाड़ी। पहाड़ी हिंदी, वहां क्या रहता है? गढ़वाली, कुमाऊनी, कुमाऊनी और गढ़वाली, पश्चिमी पहाड़ी या फिर पूर्वी पहाड़ी, दो भागों में बटा हुआ है। पूर्वी पहाड़ी में कौन सा है? जो गढ़वाली आती है वो आपकी आती है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से शुरू होती है, और जो भी इससे लगा हुआ क्षेत्र है वो सब किस में आता है? गढ़वाली में। और कुमायूनी या मंडियाली, मंडियाली जो भाषा है वो किसमें है? आपकी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ जो भी एरिया है, पहाड़ी एरिया, वहां पे क्या बोली जाती है? आपकी मंडियाली भाषा। जोर से पूछ लो कौन, बाकी सबका भी भला हो जाए। नहीं, सबका भला नहीं करना है, अपना ही भला करना है। पांच तरीके जो भी आपकी हिंदी की बोलियां थी, इन्हें 5 भागों में बांटा गया है: पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी हिंदी। और कोई बोली रह गई है? कोई क्षेत्र ऐसा रह गया जिसमें? नेपाल में जो नेपाली भाषा बोली जाती है, या नेपाल के साइड में जो भी हिंदी बोलते हैं, बोलियां बोलते हैं, वो कौन सी हिंदी कहलाती है? कौन सी हिंदी, पहले कौन से पहाड़ी क्षेत्र की जो आपकी पहाड़ी हिंदी है उसका कौन सा क्षेत्र आता है? पूर्वी पहाड़ी। पूर्वी पहाड़ी का जो क्षेत्र है वो सब क्या है? नेपाली हिंदी बोलते हैं। पहाड़ी जैसे 2 भागों में था, पूर्वी पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। पूर्वी पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है वो क्या है? नेपाली, ये नेपाल का जो लगा हुआ क्षेत्र है। और पश्चिमी पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? गढ़वाली। हाँ, कुमाऊं मंडल। देखिए कुमाऊं मंडल में जरूरी नहीं, कुमाऊं मंडल एक छोटा सा तो है नहीं कि उठा के बस केवल पश्चिमी ही में रहेगा। कुछ क्षेत्र ऐसा है, कुछ लोग ऐसे हैं वहाँ पे, या क्षेत्र विशेष ऐसा है जो आपका पूर्वी पहाड़ी से भी टच करता है। जैसे आपका तराई वाला, आपका पीलीभीत एरिया कैसा है? तराई क्षेत्र है,
तराई क्षेत्र क्या है, नेपाल से कहीं ना कहीं टच कर रहा है। तो ये नहीं कह सकते कि आपकी हिंदी या प्रॉपर हिंदी बोली जा रही है। कुछ क्षेत्र, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ परिवार ऐसे हैं जो आपके पहाड़ी से लगे हुए हैं भी, तो वहां की भाषा का भी प्रयोग कर रहा है, बोली का प्रयोग कर रहा है। नेपाल में जो प्रॉपर है वो क्या आपका पूर्वी पहाड़ी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। लिपि कौन सी है हमारी, देवनागरी। और देवनागरी के अलावा कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था पहले, लिपि का है? अच्छा, और खरोष्टी और ब्राह्मी, तीन लिपियां थी, खरोष्टी और ब्राह्मी। बिहारी हिंदी में जो भी रचनाएं हैं उनमें एक फेमस राइटर कौन से हुए हैं जिन्होंने मैथिली भाषा में ही अपनी रचनाएं की हैं? मैथिली शरण। अच्छा, मैथिली शरण की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? रामायण। और जयशंकर प्रसाद। भारत दुर्दशा किसकी थी? भारतेंदु की उपाधि कहाँ दी गई? इन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो भारतेंदु की उपाधि थी कहाँ दी गई थी? उपाधि थी ना कि भारतेंदु, भारत का चंद्रमा कहा गया था इन्हें, भारतेंदु कहते हैं। काशी में नागरिक प्रचारणी सभा का एक सम्मेलन हुआ था, वहां पे इन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया। हाँ, बिहारी हिंदी में कौन सी रचना है, कौन से राइटर हैं? विद्यापति, सुना है ना? विद्यापति की कौन सी रचना थी? पदावली। पदावली वो आपकी बिहारी हिंदी में ही देखने को मिलती है। अपने यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? पीलीभीत में कन्नौजी। क्या अंतर क्या है कन्नौजी में और बाकी सब में? नॉर्मल लगी नहीं कन्नौजी है, ना कोई खड़ी है ना बैठी ना कुछ ऐसा मिक्सर। वो अलग है लेकिन नॉर्मल भाषा इसमें से दे सकते हैं ना क्वेश्चन टेस्ट में, बोलियों में से इन 5 में से दे देना। इन 5 में से दे देना। हाँ, इन 5 में से ही। राइटर नहीं देना, राइटर क्यों? अरे क्यों यार, पढ़े नहीं मैम तो आप टॉपिक लिख दीजिए, आप कौन कौन से देंगे। अच्छा, जैसे आप अगर इसका मैं मतलब है जैसे आप अगर राइटर देंगे तो हम पढ़ के आए हैं, पूछ लेंगे। मैं हमें आते नहीं राइटर का नाम, राइटर नहीं कहा गया ना, राइटर नहीं, गूगल को वही राइटर नहीं होगी। और गूगल करने की बिल्कुल भी मत सोचना, फोन जमा कर क्योंकि मैं होंगी यहाँ पे। ये हम फोन जमा कर दीजिए, जैसे मैंने फोन जमा मत करना। मुझे लगा बड़ा हाथ चला जाता है।